जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन देखेंगे सबसे पहले हमारा आज का विचार क्या कहता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों, आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपने सफलता पाली, याद रखिएगा पूरा जमाना आपकी तारीफ करने की साजिश में जुट जाएगा, आपको अच्छा बताने की साजिश में जुट जाएगा। यहाँ पे आपको नहीं बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं, सब अपने आप को आपके सामने रखेंगे और सब आपकी तारीफ ही करेंगे। तो याद रखिए, जमाने की राय आपके बारे में बदलनी है तो आपको सफलता हासिल करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको लगातार कोशिश करते रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहली हमारी खबर क्या है। देखिए बच्चे, आप सभी को पता है कि ईरान और यूएस और इजराइल, इन तीनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा न्यूज आ रहा है कि भारत के एक शिप था, भारत का सामान लेकर के आ रहा था एक शिप मयूरी, उस पे अटैक कर दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने। इसी कहानी को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ से बनने के चांसेस दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, देखिए ये रहा बच्चों, ये आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? क्योंकि पूरी दुनिया का बच्चों, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो पूरी दुनिया का 20 से 25% के आसपास क्या है, 20 से 25% के आसपास पूरा व्यापार इसी रास्ते से होता है, पूरा व्यापार इसी रास्ते से होता है। ठीक है, और अगर हम लोग भारत की बात कर लेते हैं, यानी कि इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया का 85% के आसपास पूरा इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। जिसमें आप लोग देखोगे एलपीजी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर एलपीजी, यानी कि जो गैसें जो ज्यादा आती हैं। अभी यहाँ पे एक शिप था जो कि खलीफा खलीफा पोर्ट, खलीफा बंदरगाह से चलता है और कांडला गुजरात के लिए निकलता है। इसमें भारत का बहुत सारा सामान था और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा होता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसका अधिकार है? तो नीचे से आप देखोगे ओमान का, और ऊपर से देखोगे ईरान का, यानी कि ईरान का ज्यादा कंट्रोल है एज कंपेरिजन टू ओमान। तो ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ओमान की तरफ से जो थोड़ा सा रास्ता खुला है, वहां से शिप आ रही थी। अब जब हमारी शिप आ रही थी, तो उस पे अटैक कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि ये अटैक यूएसए ने किया है, या फिर ये अटैक इजराइल ने किया है, या फिर ये अटैक ईरान ने खुद किया है, क्योंकि ईरान ने साफ बोल दिया था कि मैं यहां पर इस रास्ते को ब्लॉक कर रहा हूं, तो कोई भी यहां से नहीं गुजरेगा, जो भी यहां से गुजरेगा भाई साहब हम उस पर अटैक कर देगा। तो हो सकता है ईरान ने अटैक कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि इजराइल और यूएस ने अटैक किया हो, ताकि भारत को अननेसेसरीली जबरदस्ती इस युद्ध में घसीटा जा सके। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ पे देखोगे अभी खबर नहीं है, यानी कि अभी पुष्टि नहीं किया गया है कि किसने अटैक किया, लेकिन अटैक तो यहाँ पे हुआ है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो क्या है, शिप कहां से जा रही थी? तो खलीफा पोर्ट से जा रही थी, यूएई से, कहां, कांडला को जा रही थी। और अटैक कहां पे हुआ है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ है, यानी कि हॉर्मुज जल डमरू में शिप पे अटैक कर दिया गया। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। अब जैसे शिप पे अटैक हुआ, ओमान पहुंचा, भाई दौड़ा दौड़ा बिल्कुल पास में ही है, उसने बचाया लोगों को। 20 ऐसे हमारे जो सेलर्स थे उनको बचा के निकाल दिया गया। 3 लोग अभी भी भारत के गायब हैं, यानी कि मिसिंग है। हो सकता है डूब वूब गए हो, कुछ भी उनके डेथ या देहांत हो गया हो, लेकिन 20 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। इस शिप का नाम क्या था? मयूरी। इस शिप का नाम क्या था? मयूरी नारी। ठीक है बच्चे, मयूरी नारी इस शिप का नाम था। कौन से देश की शिप थी? तो बच्चे ये थाईलैंड की शिप थी। ये मत समझ लेना कि भारत की शिप थी, थाईलैंड की शिप थी। लेकिन सामान भारत का लेकर के आ रही थी, यानी कि माल हमारा था उसके ऊपर। तो ये थाईलैंड की शिप थी बच्चे, याद रखना, थाईलैंड की शिप, और सामान भारत का लेकर के आ रही थी। और थाईलैंड की शिप थी, तो किस कंपनी की थी? थाईलैंड तो देश है भाई, किस कंपनी की थी? तो याद रखना बच्चों, प्रीशस, प्रीशस। ठीक है बच्चे, प्रीशस, प्रीशस, याद रखना है, प्रीशस वो वाला जो बहुत कीमती वाला। ठीक है, तो प्रीशस शिपिंग,
प्रीसस शिपिंग, ये जो कंपनी है थाईलैंड की, इसी थाईलैंड का इसी कंपनी का शिप था मयूरी नारी, जो कि भारत का सामान लेकर के जा रहा था, जिसपे अटैक कर दिया गया। ठीक है बच्चे, तो पूरा का पूरा मामला आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है। भारतगामी कार्गो जहाज मयूरी नारी, जो कि थाईलैंड की प्रीशियस शिपिंग की संपत्ति है, यूएई के खलीफा पोर्ट से गुजरात के कांडला पोर्ट तक यात्रा कर रहा था, और हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, यानी कि हॉर्मुज के जलडमरू में हमला हुआ उसके ऊपर, और 20 चालक दल को बचाया गया, 3 अभी भी लापता है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो एक ही चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखिए बच्चे, इसमें कुछ जैसे यूक्रेन वाले युद्ध में और रशिया वाले युद्ध में क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूक्रेन और रशिया वाले युद्ध में कुछ नया नहीं हो रहा था, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड कुछ भी नहीं था, कुछ नई चीज नहीं पूछी जा रही थी, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। लेकिन ये जो युद्ध है ना भाई साहब, इसमें इतनी सारी चीजें हैं एग्जाम ओरिएंटेड की, रोज एक खबर आप लोगों को मिल जाएगी एग्जाम ओरिएंटेड, और ये न जाने कब तक चलने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है, नीति आयोग ने क्या वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया है। अभी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है? ठीक है बच्चे, वित्तीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है? ठीक है बच्चे, याद रखना, स्वास्थ्य सूचकांक क्या है? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है बच्चे, क्या है ये? तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, यानी कि किसके लिए दिया जाता है ये? तो राज्यों के लिए दिया जाता है। किसके लिए? तो स्टेट्स के लिए दिया जाता है, यानी कि राज्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है बच्चे, राज्यों के लिए। अब इसका क्या मतलब है? कौन से राज्य का फाइनेंशियल स्टेटस, यानी कि वित्तीय जो एक दर्ज वित्तीय स्टेटस जो है, यानी कंडीशन है, कौन से देश का, कौन से राज्य की बढ़िया है। ठीक है बच्चे, अब देखो किसी राज्य की इनकम ज्यादा अच्छी है ना बच्चे, इनकम ज्यादा अच्छी है, जैसे मान लो 5 लाख की इनकम है किसी राज्य की, ठीक है, लेकिन भाई साहब उसके 10 लाख का खर्चा भी है, उसका व्यय यानी कि 10 लाख का खर्चा भी है, तो 5 लाख का तो घाटे में आ जाएगा भाई साहब, 5 लाख का तो घाटे में आ गया। लेकिन किसी देश का किसी राज्य का 2 ही लाख आप लोग देखोगे इनकम है, ठीक है, लेकिन खर्चा भी बेचारे का 1 लाख ही है, तो 1 लाख रुपए फायदे में आ गया। तो इसकी कम कमाने वाले की यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी हो जाती है, और ज्यादा कमाने वाले की भी खराब हो जाती है, क्योंकि खर्चे के ऊपर भी तो डिपेंड है ना भाई साहब। तो ये पूरा कैलकुलेशन करके निकाला जाता है कि कौन सा राज्य का वित्तीय स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चे, याद रखना। और कितने राज्य हैं यहाँ पे? तो 18 जो है हमारे नॉर्मल प्लेन्स वाले राज्य हैं, 18 जो हमारे प्लेन्स वाले राज्य हैं, यानी कि जो मेन वाले एरिया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे 10 राज्य कौन से हैं? पहाड़ी क्षेत्र वाले। 10 राज्य कौन से हैं? पहाड़ी क्षेत्र वाले। अब पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? ठीक है बच्चों, तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है, याद रखना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे जो हिमालयी क्षेत्र वाले हैं वो आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, याद रखो, कॉल करके बोल दो, अपोर्ट करें। ठीक है बच्चे, चलिए पहाड़ी क्षेत्र वाले आ जाएंगे, हिमालय क्षेत्र वाले आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप लोग कि 18 प्लस 10 28 राज्य आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो नीति आयोग ने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया, जिसमें 18 प्रमुख और 10 उत्तरी पूर्वी हिमालयी राज्यों का आंकलन किया गया है। ठीक है, अब इसमें टॉप पे कौन आया है? उड़ीसा टॉप पे आया है। कौन आया भाई साहब? तो उड़ीसा आप लोग देखोगे फर्स्ट रैंक पे दिखाई देगा। ठीक है, उड़ीसा फर्स्ट रैंक पे। उसके बाद आप देखोगे गोवा सेकंड रैंक पे, गोवा आपको दिखाई देगा सेकंड रैंक पे। ठीक है बच्चे, गोवा दूसरे रैंक पे दिखाई देगा, और झारखंड आपको दिखाई देगा तीसरे रैंक पे, झारखंड आपको दिखाई देगा तीसरे रैंक पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या देखोगे यहाँ पे? 3 राज्य, उड़ीसा नंबर 1 पे, गोवा नंबर 2 पे, और झारखंड नंबर 3 पे आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक सूचकांक यानी कि इंडेक्स जारी किया जाता है, जो कि नीति आयोग जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर लगाया गया। दिल्ली में भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर लगाया गया। देखिए बच्चों, ये जो टावर है ना, इसका नाम क्या है? माइक्रो एलगी। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, ठीक है, और एलगी आपको पता ही है भाई साहब, ठीक है, एलगी जो काई वगैरह होता है वो, तो ये एक तरीके का प्लांट ही तो होते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरीके के प्लांट ही तो होते हैं। और ये प्लांट क्या करते हैं भाई साहब? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो ये जो टावर है ना, ये माइक्रो एलगी टावर है। माइक्रो एलगी टावर यानी कि इसमें
माइक्रो एल्गी हैं। मतलब इस तरीके से साइंस ने, इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने इनको डिजाइन किया कि बहुत सारा माइक्रो एल्गी यहाँ पे है। तो ये माइक्रो एल्गी क्या करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि सनलाइट, आपको पता अच्छी तरह से, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे हवा में आ जाता है। प्लांट का वही काम है। तो एग्जैक्टली यही काम यहाँ पर भी किया जाएगा। तो ये क्या है, एक एयर प्यूरिफायर टायर है, टावर है, ठीक है बच्चों, एयर प्योर टावर है, ठीक है बच्चे, क्या है ये, एयर प्योर टावर है, एयर प्योर टावर है, ध्यान रखिएगा, एयर प्योर टावर है, ठीक है बच्चे। और माइक्रो एल्गा इसमें है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इससे क्या होगा, तो प्रदूषण रुकेगा, हवा शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। और दिल्ली में लगाया गया है। इसका जो कैपेबिलिटी है, याद रखना, एक टावर इज इक्वल टू कितने, एक टावर इज इक्वल टू, देखोगे भाई साहब, 15 वृक्ष, ठीक है बच्चे, एक टावर इज इक्वल टू 15 वृक्ष आपको यहां पर दिखाई देंगे। यानी कि आप 10 टावर लगा लेते तो 150 पेड़ के बराबर, 100 टावर लगा देते हो तो 1500 पेड़ों के बराबर ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है बच्चे। क्या देखें, तो नई दिल्ली के एरो सिटी कॉरिडोर के पास भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टावर लगाया गया, यानी कि प्योर एयर टावर लगाया गया है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यानी कि किसका, सनलाइट का इस्तेमाल करके, क्या करेगा ये, सनलाइट का इस्तेमाल करेगा, ठीक है बच्चे, सनलाइट का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करेगा। पता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चे। और कण पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड को अवशोषित करता है, यानी कि इन सबको रिएक्ट करवाता है, जो 15 से अधिक परिपक्व पेड़ों के बराबर वायु शुद्धिकरण प्रदान करता है, ठीक है बच्चे। और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को ऑब्जर्व करके क्या करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा और ऑक्सीजन हवा में छोड़ देगा। जो भी पेड़ काम करता है ना, ये टावर भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही काम करेगा। ये भारत का पहला ऐसा टावर है जो कि दिल्ली में लगाया गया, और दिल्ली में कहां पे, तो एरो सिटी कॉरिडोर में लगाया गया, ठीक है बच्चे। चलिए, अब भारत अमेरिका के लिए कपास उत्पादों का, भारत अमेरिका के लिए, ठीक है, अमेरिका के लिए कपास उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देखिए बच्चे, चाइना, ठीक है, चाइना सबसे ज्यादा क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, सबसे ज्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता था, किसे, तो यूएसए को। क्या एक्सपोर्ट करता था, तो कपास, यानी कि कॉटन एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अभी चाइना को सरपास कर दिया है, चाइना को सरपास कर दिया किसने, भारत ने, चाइना को भारत ने सरपास कर दिया। अब सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है यूएसए को एक्सपोर्ट। क्या कर रहा है, तो कपास कर रहा है, यानी कि कॉटन कर रहा है, ठीक है बच्चे, याद रखना। कितना, तो चाइना का कितना है भाई साहब, तो 0.5 मिलियन, ठीक है, 0.5 यानी कि 5 लाख टन, 5 लाख टन आप लोग देखोगे चाइना का है एक्सपोर्ट, और भारत का आप लोग देखोगे कितना, 6 लाख टन, यानी कि 1 लाख टन, ठीक है, 1 लाख टन जो है, क्या देख रहे हो आप लोग बच्चों, 1 लाख टन भारत का ज्यादा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना और यूएस के संबंध काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। इस वजह से यूएस ने 125% का, यूएस ने 125% तक का भी टैरिफ यहाँ पे लगा कर रखा हुआ भाई साहब चाइना पे, ठीक है, 125% का टैरिफ लगा कर रखा हुआ है, कहाँ पे, चाइना पे, ठीक है बच्चे। तो जाहिर सी बात है, चाइना का सामान वहां पे जाएगा तो महंगा बिकेगा, तो कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन इंडिया के साथ अभी यूएस के संबंध अच्छे हैं, हम लोग कितना, 18% का टैरिफ फेस कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप। तो और ये आंकड़ा किसने जारी किया है, तो यूएसडीए के अनुसार, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट, ठीक है बच्चे, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, ये खुद एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, इसने ये पूरा पूरा आंकड़ा दिया है हमें। तो भारत अभी चाइना को सरपास करते हुए पहले रैंक पर पहुंच चुका है कपास के एक्सपोर्ट में, खाली यूएस की बात कर रहा हूं। और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कपास का, और भारत में बात करें तो गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कपास का, ठीक है बच्चे। चलिए, इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम रीचेस फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफाइज। अब देखिए बच्चे, भारत की महिला हॉकी टीम, भारत की महिला, ठीक है बच्चों, भारत की महिला हॉकी टीम, ठीक है, याद रखना, भारत की महिला हॉकी टीम कहां पे पहुंच चुकी है बच्चे,
तो फाइनल में पहुंच चुकी है, यानी कि फाइनल मैच अब खेलेगी। ठीक है बच्चे, कहां पे खेलेगी? तो हैदराबाद में खेलेगी। ठीक है बच्चे, कहां पे खेलेगी? तो हैदराबाद में खेलेगी, हैदराबाद में खेलेगी, याद रखेगा बच्चों। ठीक है, और हैदराबाद में कौन से स्टेडियम में खेलेगी भाई साहब? याद रखना, जीएमसी बाला योगी हॉकी स्टेडियम। कौन सा? जीएमसी बाला योगी। क्लियर बच्चों? जीएमसी बाला योगी एक स्टेडियम है, वहां पर खेला जाएगा। ठीक है, ये जो क्वालिफायर मैच हुआ है ना भाई साहब, ये भी इसी स्टेडियम में हुआ है और फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो क्वालिफायर मैच में जो हमारी महिला टीम है वो 4-1 से जीती है, 4-1 से जीती है। एंड मजे की बात यह है कि अभी तक सेमीफाइनल हुआ ही नहीं है, फिर भी हमारी महिला टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। क्योंकि देखिए हॉकी में ना फाइनल मैच में वो पहुंचता है जिसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो अभी हमारी महिला टीम के पास ज्यादा पॉइंट्स है, जिसकी वजह से वो फाइनल में पहुंच चुकी है। ठीक है बच्चे, अभी तक हमारी टीम से जापान के ज्यादा, सिर्फ जापान ही है जिसके ज्यादा पॉइंट्स है, लेकिन जापान भी अभी तक फाइनल में नहीं पहुंचे, क्योंकि जापान पूल 2 में है, हम लोग पूल 1 में है। ठीक है, पूल 1 पूल 2 बना रखा है, 4-4 टीमें हैं। कुल 8 टीम आप लोग देखोगे बच्चों, 8 टोटल टीम है, जिनको 4-4 पूल में बांट रखा। पूल ए में 4 टीम, पूल बी में 4 टीम, इन दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल आराम से खेलेगा। ठीक है, तो एक में से तो इंडिया पहुंच चुकी है और दूसरे में से देखते कौन पहुंचता है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेडियम का नाम आप लोग को याद रखना है, हैदराबाद के जीएमसी बाला योगी हॉकी स्टेडियम। नाउ डीआरडीओ, डीआरडीओ ने स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर यानी कि एडीसी 150 का परीक्षण किया। ठीक है बच्चे, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। ठीक है बच्चे, याद रखना, एयर ड्रॉपेबल। ठीक है बच्चे, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। ठीक है बच्चे, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर इसका परीक्षण किया। अब ये क्या है? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150, ये जो समुद्र में हमारे नेवी के जहाज जाते हैं ना, उनको सामग्री पहुंचाने के लिए बनाया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखना, सामग्री में देखो खाना हो गया, खाना हो गया, दवाइयां हो गया। ठीक है बच्चे, दवाइयां हो गया और पानी वगैरह हो गया, मतलब जरूरियात चीजें ये पहुंचा सकता है। और 150 केजी का सामान एक बार में लेकर के जा सकता है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। ठीक है बच्चे, याद रखना। और ये किसके किसके साथ उड़ेगा? किसके साथ उड़ेगा? तो याद रखना बच्चों, उड़ेगा ये बोइंग P8I, बोइंग। ठीक है बच्चे, क्या है ये? बोइंग, बोइंग P8I, बोइंग P8I। ठीक है, पोजीडोन, पोजीडोन। ठीक है बच्चे, ये एयरक्राफ्ट है, इस पे रख करके इसको लेकर के जाया जाएगा। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है और सफलता भी मिली है। कहां पे किया गया भाई साहब? तो गोवा के पास किया गया। ठीक है बच्चे, गोवा के कोस्ट पे, यानी कि गोवा का समुद्री तट पे किया गया है, गोवा के कोस्ट पे किया गया है। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, किसने इसको बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है और इंडियन नौसेना के साथ मिलकर के इसका परीक्षण यानी कि टेस्टिंग की गई है। ठीक है बच्चे, चलिए, वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व ऑन 12 मार्च, यानी कि कल वर्ल्ड किडनी डे भारत में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है बच्चे, वर्ल्ड किडनी डे। अब याद रखिएगा, किडनी डे के बारे में स्पेशल बात क्या है कि हर साल ये 12 मार्च को नहीं मनाया जाता है। ठीक है बच्चे, ये कब मनाया जाता है? तो हर हर मार्च, याद रखना, मार्च में तो मनाया जाता है, तो मार्च के सेकंड, ठीक है बच्चे, मार्च के सेकंड गुरुवार को मनाया जाता है, मार्च के सेकंड गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार 12 मार्च को गुरुवार पड़ा है, सेकंड वाला। ठीक है, 12 मार्च को सेकंड गुरुवार पड़ा है। ठीक है बच्चे, याद रखना, सेकंड गुरुवार 12 मार्च को हमें दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। तो 12 मार्च को क्या हुआ है? सेकंड गुरुवार आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मार्च के सेकंड गुरुवार को, तो इस साल 12 मार्च को पड़ा है, हर साल 12 मार्च को नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो वर्ल्ड किडनी डे यानी कि विश्व वृक्क दिवस 12 मार्च 2026 को मनाया गया, जिसे हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय, अब और ये कौन मनाता है याद रखना। ठीक है, इंटरनेट दो संस्थाएं हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना, लॉन्च बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। पहला आप लोग देखो, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इसको मैं ISN बोल देता हूं। ठीक है बच्चे, इंटरनेशनल नेफ्रोलॉजी। ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। दूसरा आप लोग देखोगे क्या? इंटरनेशनल
फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन, ठीक है बच्चे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन, ठीक है बच्चे, याद रखना। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज की डेट में हृदय के रोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, किडनी के, हृदय कह रहा हूं, किडनी के लोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो किडनी से के जो रोगों के बारे में अवेयर कराने के लिए हम लोग मनाते हैं। थीम क्या है भाई साहब? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, यानी हमारी जो किडनी है ना वो हेल्दी रहनी चाहिए, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, ठीक है बच्चों, क्या है? केयरिंग फॉर पीपल, केयरिंग केयरिंग फॉर पीपल प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, ठीक है, पीपल प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, ठीक है बच्चों, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, ठीक है बच्चों, प्लैनेट, ठीक है, याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है बच्चे। अब एक एक चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो मनाया जाता है, इस बार मनाया गया 2026 में 12 मार्च को, और दो सोसाइटी याद रखना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन, ठीक है, बस थीम याद रख लेना, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, ठीक है बच्चे, यानी कि अगर लोगों की केयर होगी तो जाहिर सी बात है हमारी पृथ्वी की भी केयर अपने आप ही हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, ईरान फीफा विश्व कप से बाहर निकल चुका है, ईरान फीफा विश्व कप से बाहर निकल चुका है, और जो फीफा विश्व कप है भाई साहब, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है, 11 जून से लेकर के, 11 जून से लेकर, देखिए जून जुलाई में पहले तय कर दिया गया था, अभी हुआ नहीं है, तो 11 जून से लेकर के 19 जुलाई तक इसको आप देखोगे, 11 जून से लेकर के 19 जुलाई के बीच में क्या होगा? फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है बच्चे, फीफा वर्ल्ड कप आप लोग देखोगे, फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है बच्चे, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, क्या है ये? 11 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच में फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन ईरान ने मना कर दिया है, ठीक है भैया, कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि ये जो मैच हो रहे थे ना फीफा के, एक तो यूएस में हो रहे थे, एक तो मैक्सिको में हो रहे हैं, और एक आप लोग देखोगे कनाडा में हो रहे हैं, यानी कि 3 जो देश है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 3 देश मेजबान है। लेकिन ईरान के जो मैच है ना, कहाँ फंसे हैं? कहाँ फंसे भाई साहब? यूएस में ही जाकर के फंसे हैं, यूएस में जाकर के फंसे, और यूएस के आप 2 शहर याद रख लेना, ठीक है, एक सीटल देख लेना और एक देख लेना लॉस एंजलिस। तो सीटल और लॉस एंजलिस में मैच फंसा है इनका, और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, खिलाड़ी आए अपना खेले, हमारी तरफ से बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बोल दिया गया है, डर लगा हुआ है कि नहीं यार हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। तो याद रखना, अहमद अहमद डोनियामली, ठीक है, अहमद डोनियामली, अहमद डोनियामली, ठीक है बच्चों, अहमद डोनियामली, ठीक है, डोनियामली, कौन है ये? तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। कौन है ये? तो भाई साहब ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। किसके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं? तो भाई डेफिनेटली ईरान के हैं। तो ईरान ने यहाँ पे क्या बोला है कि भाई मैं तो नहीं भेजूंगा अपने प्लेयर्स को, तो यहाँ पे प्लेयर्स को नहीं भेजा जा रहा, ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो अहमद दुनियाली ने घोषणा की कि ईरान फीफा विश्व कप 2026 में भाग नहीं लेगा, जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में 11 जून से लेकर के 19 जुलाई के बीच में किया जा रहा था, ठीक है। ईरान के मैच लॉस एंजलिस और सिएटल में निर्धारित किए गए थे। संघ यानी कि ईरान का फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहा हूं, ईरान का फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष जो है मेहदी ताज, उन्होंने भी बोल दिया है कि नहीं भाई हम नहीं भेजेंगे। लेकिन फीफा के जो अध्यक्ष हैं जियानी जियानी इन्फैंटिनो, इन्होंने बोला है कि आप भेजो, कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ईरान की तरफ साफ बोल दिया गया कि नहीं भैया अपने को अब नहीं भेजना है, अब अपने को तुम लोगों पर भरोसा नहीं है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।